सुप्रभात मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। इस चैनल पर हम आज आपके लिए सांख्यिकी की विषय वस्तु के अंतर्गत अगला जो टॉपिक है वो लेकर आए हैं और ये सांख्यिकी का आधार होता है। ये टॉपिक जो है ये सांख्यिकी का आधार है जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो हैं इनको हम माध्यमिक स्तर से पढ़ते आ रहे हैं। आगे भी कई बच्चों ने इसको पढ़ा होगा, बीएड में भी इसको पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी आता है, नेट के एग्जाम में भी आता है, जूनियर अकाउंटेंट जो है एग्जाम होता है उसमें भी आता है। इसके अलावा कंप्यूटर टीचर है उसका एग्जाम है उसमें भी आता है, नेट में भी आता है, पीएचडी में भी आता है, अन्य बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर ये पूछा जाता है। तो इसलिए सांख्यिकी जो है इसमें ये जो है बिंदु, ये सांख्यिकी का आधारभूत बिंदु बन जाता है, क्योंकि सांख्यिकी पूरी की पूरी जो है इसके ऊपर ही टिकी हुई है। इसलिए इसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इसको अपने जहन में बिठा लेना चाहिए। तो चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ, आज के इस टॉपिक की तरफ। तो देखिए भाई, आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसको पढ़ना है, ठीक है भाई। बात यह है कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसका अर्थ यदि पूछा जाए तो हम क्या लिखें? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक इस प्रकार का माप होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक इस प्रकार का माप होता है जिस माप की तरफ अन्य जो संख्याएं आपको दे रखी होती हैं उनकी प्रवृत्ति इसकी तरफ होती है। मतलब इनकी टेंडेंसी किसकी तरफ होती है? इस माप की तरफ होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक ऐसा माप है जिसकी ओर अन्य सभी संख्याएं क्या होती है? केंद्रित होती है। ये क्या बनता है? इसका अर्थ बनता है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक ऐसा माप है जिसकी ओर अन्य सभी संख्याएं केंद्रित होती हैं। ये हो गया इसका अर्थ, समझ आ रही? मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक इस प्रकार का माप है जिसकी ओर अन्य सभी जो संख्याएं आपको दी हुई होती हैं वो इसकी तरफ क्या होती है? केंद्रित होती हैं। मतलब झुकाव किस साइड होता है? केंद्रीय जो माप होता है ना उसकी तरफ उनका क्या होता है? झुकाव होता है, ठीक है। अब देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है इनके अन्य नाम क्या है? अन्य, इनको अलग नामों से पुकारा जाता है। क्या क्या नाम है? तो पहला तो यही है जो हम पढ़ रहे हैं, क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। पहला क्या नाम है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब इसका दूसरा नाम क्या है? इसके दूसरे नाम के रूप में इसको सांख्यिकीय माध्य भी कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को सांख्यिकीय माध्य भी कहा जाता है। नंबर 3 है स्थान संबंधी माध्य भी इनको कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को स्थान संबंधी माध्य भी कहा जाता है। तो नाम कितने हुए? 3। और अगला क्या नाम है? प्रतिरूप मूल्य। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो है इनको प्रतिरूप मूल्य भी कहा जाता है। नंबर 4 हो गया। और नंबर 5 क्या है? सारांश अंक। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो है उनको सारांश अंक के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात बात क्या है? नाम कितने हुए? 5। पहला क्या हो गया? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। दूसरा क्या हो गया? सांख्यिकीय माध्य। और तीसरा क्या है? स्थान संबंधी माध्य। और चौथा क्या है? प्रतिरूप मूल्य। और पांचवा और लास्ट क्या है? सारांश अंक, ठीक है। चलो भाई, ये पहला इसका अर्थ हुआ। इसके बाद देखिए इसके क्या हुए? अन्य नाम हो गए। अब बात करते हैं सांख्यिकीय माध्य जो है वो कितने प्रकार के हैं। तो भी सांख्यिकीय माध्य जो है वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। एक तो है गणितीय माध्य, दूसरा है स्थिति माध्य। एक तो गणितीय माध्य, दूसरा है स्थिति माध्य और तीसरा है व्यापारिक माध्य। कितने प्रकार के हो गए भाई? 3 प्रकार के। गणितीय माध्य, नंबर 2 स्थिति माध्य, नंबर 3 व्यापारिक माध्य। अब गणितीय माध्य है वो भी 3 प्रकार का है। गणितीय माध्य भी 3 प्रकार का है और स्थिति माध्य 2 प्रकार का है और व्यापारिक माध्य कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। तो आगे चलते हैं भाई। तो पहला क्या बताया? गणितीय माध्य।
तो पहला प्रकार कौन सा भाई? गणितीय माध्य। अब देखना हम क्या करते हैं, जब भी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की चर्चा करते हैं हमारे जहन में, हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, वो क्या आती है? मीन, मोड, मीडियन, है ना। अब ये पता नहीं है कि मीन गणितीय प्रकृति का माध्य है या स्थिति माध्य है या व्यापारिक माध्य है ना, पता नहीं, तो गड़बड़ यहां हो सकती है। चलो चलते हैं गणितीय माध्य। तो गणितीय माध्य में जो पहला प्रकार है वो है समांतर माध्य। कौन सा माध्य? समांतर माध्य, जिसको अर्थमेटिक मीन बोला जाता है, इसको मीन भी बोल सकते हो, समांतर माध्य। गणितीय माध्य का पहला प्रकार है समांतर माध्य, दूसरा है गुणोत्तर माध्य, तीसरा है हरात्मक माध्य। नाम याद रखना भाई साहब सकलम। गणितीय माध्य तीन प्रकार के होते हैं, पहला है समांतर माध्य, दूसरा है गुणोत्तर माध्य और तीसरा क्या है? हरात्मक माध्य। आगे इनको विस्तार से हम पढ़ेंगे, पहले तो नाम चर्चा करते हैं कि गणितीय माध्य जो है उसके तीन प्रकार है, पहला है समांतर माध्य, दूसरा है गुणोत्तर माध्य और तीसरा क्या है? हरात्मक माध्य। अब है नंबर दो क्या है? स्थिति माध्य। तो गणितीय माध्य के प्रकार कितने हो गए भाई? तीन। और स्थिति माध्य जो है इसके प्रकार कितने हैं? दो, माध्यिका और बहुलक, मीडियन और मोड। स्थिति माध्य मतलब ये दोनों जो है किसी अंक की, किसी समांक की स्थिति को बताने वाले, सिचुएशन बता रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं, है ना। तो माध्यिका और बहुलक किस प्रकार के माध्य हैं या किस प्रकार के सांख्यिकी माध्य हैं? तो दोनों स्थिति माध्य हैं। देखो गणितीय माध्य, समांतर माध्य अलग होता है। समांतर माध्य एक गणितीय प्रकृति का माप है, गणितीय माध्य है। सांख्यिकी का एक गणितीय माध्य है, जबकि बहुलक और माध्यिका क्या है? दोनों ही समांतर माध्य के अनुसार जो है ना गणितीय माध्य वो नहीं है, क्या है? स्थिति माध्य है। स्थिति माध्य ये अंतर है, आगे भी अंतर, बहुत सारा अंतर तो है ही। इसके बाद ये हो गया दूसरा स्थिति माध्य, माध्यिका, और दूसरा क्या हो गया? बहुलक। ठीक है भाई। इसके बाद तीसरा कौन सा प्रकार बताया था? व्यापारिक माध्य। व्यापारिक माध्य जो है इसके भी तीन प्रकार है। नंबर एक चल माध्य, मूविंग एवरेज, चल माध्य। पहला कौन सा है? चल माध्य, मूविंग एवरेज। नंबर दो है प्रगामी माध्य, मतलब प्रोग्रेसिव मीन या प्रोग्रेसिव एवरेज, तो प्रगामी माध्य। और तीसरा क्या है? संग्रहित माध्य, मतलब कंपोजिट माध्य, कंपोजिट एवरेज जो है। ये तीन प्रकार है, चल माध्य, प्रगामी माध्य और संग्रहित माध्य। ये क्या है? किसके प्रकार है? व्यापारिक माध्य के। देखो हम पढ़ते हैं तीन, मीन, मोड, मीडियन। एग्जाम में पूछने वाला ये तीनों में से पूछेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो उसको तो उसने तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पूरे दे रखे हैं, और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो है इसके प्रकार तो पूरे हैं। तो पढ़ता वो, मतलब आप पढ़ते कौन से हैं? मीन, मोड, मीडियन पढ़ते हैं, मतलब माध्य, माध्यिका, बहुलक पढ़ते हैं। और अगला क्या पूछेगा उसको पता ही है कि आप क्या पढ़ रहे हो या क्या पढ़ा हुआ आपका, और ये पढ़ा हुआ है, ये सामने आते लग रहा है, हमें तो आता ही है, हम इसको पढ़ते नहीं है, नहीं पढ़ते हैं तो मामला यहाँ गड़बड़ हो जाता है। वो क्या पूछेगा? निम्न में से व्यापारिक माध्य है। अब इनमें से नाम दे देगा, ये तो सुने ही नहीं आपने, ये तो हमने सुने ही नहीं है, तो फिर कहां से उत्तर सही हो जाएगा? तो प्रकार कौन से हो गए? चल माध्य, प्रगामी माध्य और संग्रहित माध्य। ये किसके प्रकार है? व्यापारिक माध्य के। तो सांख्यिकी माध्य जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, पहला है गणितीय माध्य, दूसरा है स्थिति माध्य और तीसरा क्या है? व्यापारिक माध्य। गणितीय माध्य तीन प्रकार का होता है, उसमें पहला नाम है समांतर माध्य, दूसरा गुणोत्तर माध्य, तीसरा हरात्मक माध्य। और स्थिति माध्य जो है वो दो प्रकार का होता है, माध्यिका और बहुलक। और व्यापारिक माध्य जो है वो तीन प्रकार का होता है, चल माध्य, प्रगामी माध्य और संग्रहित माध्य। ठीक है भाई। अब हम डिटेल से पढ़ते हैं एक एक को। तो पहले गणितीय माध्य जो है उसके अंदर जो आ रहा है आपका समांतर माध्य, उसकी चर्चा हम करते हैं। समांतर माध्य की किसकी चर्चा कर रहे हैं? समांतर माध्य की। देखो समांतर माध्य जो है उसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है, उनकी चर्चा हम करेंगे। देखो कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर इनकी विशेषताओं में से प्रश्न बना देता है, और वो विशेषताएं जो है आपको पता होनी चाहिए। नंबर एक देखो, समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का एक गणितीय माध्य है। कोई दिक्कत है इसमें? ये तो गणित इसका प्रकार ही तो है। समांतर माध्य जो है वो गणितीय प्रकृति का माध्य है, तो ये तो इसका प्रकार ही है, तो गणितीय माध्य हो गया ये तो।
समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का एक गणितीय माध्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये गणितीय माध्य का ही एक क्या है, प्रकार है। तो नंबर 1 क्लियर। समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का एक गणितीय क्या है, माध्य है। नंबर 2 इसका प्रयोग कहां करेंगे, तो समांतर माध्य का प्रयोग औसत ज्ञात करने में करते हैं। एवरेज ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। समांतर माध्य का प्रयोग औसत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई औसत वेतन है, औसत अंक है, औसत आय है, मतलब किसी भी समंकों का यदि हमें औसत ज्ञात करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, समांतर माध्य का। 2 हुए। नंबर 3 समांतर माध्य की सहायता से जो विचलन ज्ञात किए जाते हैं या समांतर माध्य के आधार पर जो विचलन ज्ञात किए जाते हैं, उन विचलनों को यदि आप योग कर देते हो, उन विचलनों का योग कर देते हो तो उनका योग जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ये तीसरा इसका एग्जांपल है, विशेषता है। समांतर माध्य की सहायता से या समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए विचलनों का जो योग है वो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। तो विशेषताएं कितनी बताई, 3 कौन सी, समांतर माध्य की 3 विशेषताएं कौन कौन सी बताई। पहला क्या है कि समांतर माध्य जो है सांख्यिकी का एक गणितीय माध्य है, क्योंकि ये गणितीय माध्य का प्रकार ही है, इसलिए हो गया नंबर 1। नंबर 2 समांतर माध्य का प्रयोग कहां करेंगे, तो समांतर माध्य का प्रयोग हम औसत ज्ञात करने में करते हैं। औसत आय, औसत आयु, औसत जनसंख्या, औसत शिक्षा, मतलब जो भी चीजें आपको औसत में ज्ञात करनी, एवरेज जिसका ज्ञात करना हो उसमें समांतर माध्य का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और नंबर 3 क्या है कि समांतर माध्य की सहायता से जो विचलन ज्ञात किए जाते हैं और यदि हम उन विचलनों का योग कर देते हैं तो उनका योग जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, 0। कितना आएगा, 0। 3 विशेषताएं वापस बताएं। चलो नंबर 1 है ये गणितीय माध्य है। नंबर 2 औसत ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 3 इनकी विचलनों का योग 0। शॉर्ट एंड स्वीट, सीधा सीधा। अब बात यह है विचलन क्या है, डेविएशन जो है वो क्या चीज है। देखो चर मूल्य, आपको चर मूल्य कौन को दिया होगा सवाल में, चर मूल्य और समांतर माध्य जो है उसके बीच का जो अंतर है वो क्या है, विचलन है। चर मूल्य और समांतर माध्य के बीच में जो अंतर है वो क्या है, विचलन है। चर मूल्य समांतर माध्य के बीच में जो गैप है, जो अंतर है वो क्या है, विचलन है। अब नीचे लिखा है विचलन, डेविएशन। चर मूल्य में माध्य मूल्य समांतर मूल्य की, समांतर माध्य की बात है, ये समांतर माध्य है भाई। चर मूल्य में माध्य मूल्य का जो अंतर आएगा वो क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। चर मूल्य और माध्य मूल्य जो है यानी समांतर माध्य का जो मूल्य है उसके बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा, विचलन कहलाएगा। अब यहां से मैं आपको प्रश्न पूछने वाला हूं, कौन कौन से प्रश्न है, क्योंकि टॉपिक तो आगे चलाएंगे थोड़ा सा और। चलो लास्ट में पूछ लेते हैं, एक बार इसको उतारो। चलो आप समझते हैं कि इनके जो चर और माध्य जो उसके बीच का जो अंतर आता है वो विचलन होता है, और वो विचलन का योग जो करते हैं वो 0 होता है। तो वो कैसे है, तो हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो चलो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। देखो आपको चर दे रखे हैं 3, 4, 10 और 7। इनके माध्य से विचलन क्या होगा, इनके माध्य से विचलन देखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। हालांकि माध्य हम आगे इसकी वैरायटी जो है पूरी ज्ञात करेंगे, यहां हमें वही लेना है, केवल विचलन देखना है, ठीक है। तो देखो माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टे क्या होता है, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े कितने हैं, 4 है, 10 है, 7 है। इनको क्या किया हमने, जोड़ा। तो 4 है, 10 है, 7 है, इनको जोड़ा कितने हो गए, 21। और कितने हैं टोटल, 3, तो 3 का भाग दो तो कितने आ गए, 7। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो इसका माध्य कितना आ गया, 7। अब क्या पूछा है कि माध्य और चर मूल्य का अंतर, तो माध्य कितना है, 7 है, चर मूल्य आपके पास 4 है, 7 है, और कितने हैं, 10 है। तो देखो यहां लिखा हमने चर मूल्य 4, 10 और 7। मैंने क्या बताया था कि चर मूल्य और माध्य के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, विचलन। तो ये है विचलन। इधर
ये क्या है? माध्य। और ये क्या है? चर मूल्य। चर मूल्य में से माध्य मूल्य घटाओ। अब ये माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में से -7 घटाएंगे -3 आएंगे, कोई दिक्कत। 10 में से 7 घटाएंगे तो प्लस के 3 आएंगे, और 7 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। क्या बताया था लास्ट में कि विचलनों का योग कितना आता है? 0। तो ये विचलन अभी आपके पास, इनको जोड़ो आप। -3 + 3 कैंसिल हो गए तो 0, कितना बचा? उत्तर कितना है? 0 हो गया ना। कि चर मूल्य और माध्य के बीच का जो अंतर आता है वो विचलन होता है, और विचलन जो है उसका योग करते हैं तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। हमेशा समांतर माध्य में विचलनों का योग कितना आता है? 0 आता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई कक्षा है, उसमें 5 विद्यार्थी जो है, उनके अंक कितने दे रखे हैं? 2, 4, 1, 5, 8। 5 विद्यार्थी हैं किसी कक्षा के अंदर, 5 विद्यार्थियों के अंक दे रखे हैं। 1 के 2 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर क्या है? 8 है। क्या पूछा है? मतलब पूछा कुछ नहीं है, वैसे हमें चेक करना है कि विचलनों का योग 0 आता है क्या, बस ये चेक करना है। तो पहले क्या करें? इसका माध्य ज्ञात करें। तो क्या करें? आंकड़ों का योग, इनको जोड़े। कितने हैं? 5, तो 5 का भाग दें। तो 2, 4, 1, 5 और 8, इनको आप जोड़ते हो तो कितना आएगा? 20। सबको जोड़ लो, 20 आएगा। और 20 में कितना का भाग देना है? 5 का, तो कितना आएगा? 4। ये 4 क्या है? माध्य है। माध्य कितना आ गया इसका? 4 आ गया। अब क्या करना है? चर है आपके पास और माध्य आ गया, और क्या निकाल लेंगे? विचलन निकाल लेंगे। विचलन निकाल लो। तो अभी चर आपके पास ये है 2, 4, 1, 5, 8, इसको लिखे 2, 4, 1, 5, 8 लिख दिया। इसमें से सब में से क्या करना है? 4 घटाना है। 2 में से 4 जाएगा तो -2, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 1 में से 4 जाएगा तो -3, 5 में से 4 जाएगा तो 1 प्लस का, 8 में से 4 जाएगा तो प्लस का 4। तो इनको आपस में जोड़ो आप, योग इसका देखना है। तो देखो -5 और प्लस कितने हो रहे हैं? 5। दोनों को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 0। इसे सिद्ध हो रहा है कि समांतर माध्य में विचलनों का योग जो होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है भाई, ये चीजें आपको क्या करनी है? समझनी है, लिखनी है, पढ़नी है। अब बताना क्या है वीडियो के अंत में? बताना यह है कि माध्य जो है उनके प्रकार बताने हैं। सांख्यिकी माध्य जो है उनके प्रकार बताने हैं। 3 प्रकार बताए थे मैंने, और 3 के अंदर और भी प्रकार थे, उनके नाम आपको कमेंट में बताने हैं। इसके बाद ये आता है कि समांतर माध्य जो है उनकी 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। विशेषताएं, ये भी विशेषता ही है, पर वो 3 जो मैंने बताई थी मुख्य विशेषताएं वो बतानी है। और फिर विचलन के बारे में, इसकी जो गतिविधि है वो क्या है, वो ये चीजें आपको इसके अंदर कमेंट के अंदर बतानी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।